वेलकम टू 11th वीडियो लेक्चर ऑन रिंग थ्योरी। तो आज हम स्टडी करेंगे इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन दिया हुआ है, लेट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, अ नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज सेड टू बी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर आर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स, वेयर जी एक्स एंड एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, देन जी एक्स इज यूनिट और एच एक्स इज यूनिट इन आर एक्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले आपको रिंग जो आप ले रहे हैं उसे क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रल डोमेन। यहां पर दिया हुआ है आर आपका कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल डोमेन। और आप जानते हो कि अगर आर इज आई डी इंप्लाइज दैट आर एक्स क्या होता है? आई डी होता है। ओके, मैंने पॉलिनोमियल रिंग का जब आपको डेफिनेशन बताया था तब यहाँ पर वो इस स्टेटमेंट को मैंने लिखाया था कि आर अगर आपका आई डी है देन आर एक्स भी आपका आई डी हो जाएगा। ओके, आगे यहाँ पर देखते हैं अ नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल। देखिए, अगर आप इररेड्यूसिबल एलिमेंट का डेफिनेशन देखते थे तब वहां पर होता था अ नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, है ना। अब एलिमेंट की जगह यहाँ पर पॉलिनोमियल आ गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर एक्स होता है, आर एक्स के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में। तो सिंपली यहाँ पर हमारा एलिमेंट की जगह पॉलिनोमियल आ गया है। तो अ नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल एफ एक्स इज सेड टू बी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर आर इफ, देखिए अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को एफ एक्स को दो अलग अलग पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर। एफ एक्स को अगर हम दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाते हैं, जी एक्स एंड एच एक्स, जहां पर जी एक्स और एच एक्स भी आपके आर एक्स के ही मेंबर होने चाहिए। देन अगर जी एक्स यूनिट है या फिर एच एक्स यूनिट है तब आप ये बोलेंगे कि आपका जो गिवन पॉलिनोमियल था एफ एक्स वो आपका इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा। और अगर एफ एक्स को आप इस फॉर्म में तोड़ के लिखते हैं लेकिन जी एक्स और एच एक्स दोनों में से कोई भी आपका यूनिट नहीं बन पाता है, तब आपको ये बोलना पड़ेगा कि जो गिवन पॉलिनोमियल था एफ एक्स वो आपका रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये हो गया आपका इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। जैसा आपने इररेड्यूसिबल एलिमेंट का डेफिनेशन पढ़ा था सिमिलरली वैसे ही है ये, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है इसमें, बस एलिमेंट की जगह यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स में चेक करेंगे। ओके, एक और बात ये है कि ये आपका जो डेफिनेशन है वो आगे चल के थोड़ा सा हम इसे मॉडिफाइड करेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करते जाएंगे। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए आपका हो जाएगा इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अब जो एलिमेंट इररेड्यूसिबल नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम? रिड्यूसिबल। ध्यान रखेंगे ना, जो पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल नहीं है मतलब जो पॉलिनोमियल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिबल। ओके, चलिए यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 99 माइनस 11x बिलोंग्स टू क्यू एक्स। इस पॉलिनोमियल को आपको क्यू एक्स में चेक करना है कि ये आपका रिड्यूसिबल होगा या फिर इररेड्यूसिबल होगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना रहेगा? आपका आर जो है रिंग वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। हमारे पास क्यू क्या है? आपका इंटीग्रल डोमेन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एलिमेंट ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो नॉन यूनिट। अब देखिए ये एलिमेंट नॉन जीरो है और ये नॉन यूनिट भी है। अब ये नॉन यूनिट कैसे है? आप पुराने वीडियो लेक्चर्स को जाके देखिए, पॉलिनोमियल रिंग में मैंने उसमें बताया था कि किस टाइप के एलिमेंट्स पॉलिनोमियल रिंग में यूनिट होते हैं। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स को दो अलग अलग दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर अगर मैं 11 को कॉमन निकालता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर 11 क्या है? 11 कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ध्यान रखेंगे 11 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तभी आपको अच्छे से दिखेगा पॉलिनोमियल के जैसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 11 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और ये आपका एक और पॉलिनोमियल है, जहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11 बिलोंग करता है क्यू एक्स में, साथ ही साथ 9 माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा क्यू एक्स में। तो आपने एफ एक्स को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या इन दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल भी यूनिट है। ओके, तो याद करिए वो रिजल्ट मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल रिंग के डेफिनेशन में। वीडियो लेक्चर आई थिंक 9 नंबर का वीडियो लेक्चर है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फील्ड के ऊपर में हमेशा यूनिट होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर यूनिट इन फील्ड। तो क्यू आपका क्या होता है? फील्ड होता है।
और 11 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होगा, 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब देख रहे हो 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या क्या होता है, 1/11, 1/11 क्यू में बिलोंग करता है, क्यू एक्स में बिलोंग करेगा, है ना। तो इस प्रकार से 11 आपका क्या हो जाएगा, एक यूनिट एलिमेंट हो गया। और जैसे ही एफ एक्स या फिर जी एक्स या फिर एच एक्स में से कोई एक एलिमेंट भी आपका यूनिट होगा, आप क्या बोल सकते हो कि जो गिवन क्वेश्चन था आपका, गिवन पॉलिनोमियल था, वो आपका हो जाएगा इरेड्यूसिबल। एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आया। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जो एलिमेंट है उसे क्या करना है, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। आपने इस प्रकार से लिखा। अब आपको ये चेक करना है कि उन दोनों में से कोई एक एलिमेंट यूनिट है या नहीं। जैसा काम हम इरेड्यूसिबल एलिमेंट में करते थे वही काम हमें यहाँ पर भी करना है इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन बनाया था 99 - 11x बिलोंग्स टू qx, उसी क्वेश्चन को अब हम चेक करेंगे rx और zx में, कि rx और zx में ये जो एलिमेंट दिया हुआ है वो आपका इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा या फिर नहीं। ओके, सबसे पहले rx में चेक करते हैं। तो fx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 कॉमन निकाल के, सॉरी 11 कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा 9 - x। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 11 - 0x या फिर प्लस करके लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 9 - x। ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपके बिलोंग करेंगे rx में। और 11 क्या है आपका, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा फील्ड के ऊपर में यूनिट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, fx इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर Rx। ओके, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप Zx में बनाते हो तो देखिए Zx में जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है, 1/11, और 1/11 बिलोंग नहीं करता Zx में, है ना। तो यहाँ पर आपके पास 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और आप जानते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल का, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी फील्ड, किसी भी रिंग में नहीं होता, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 11 और 9 - x दोनों ही आपकी यूनिट नहीं है। और अगर ये दोनों के दोनों आपकी यूनिट नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि fx इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर zx। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए एक ही पॉलिनोमियल था 99 - 11x जो कि एक रिंग के ऊपर में, rx के ऊपर में वो इरेड्यूसिबल है, लेकिन वही एलिमेंट आपका zx के ऊपर में रिड्यूसिबल हो जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका एग्जांपल आपने इरेड्यूसिबल एलिमेंट में भी देखा था। एक ही एलिमेंट होता है जो दो अलग अलग फील्ड में या दो अलग अलग रिंग में क्या हो जाता है, रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x³ - x² प्लस x - 1 बिलोंग्स टू qx। आपको इसकी इरेड्यूसिबिलिटी चेक करनी है ओवर q में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका fx जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पर से मैं इसे तोड़ के लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं x² कॉमन निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा x - 1, और 1 कॉमन निकाल से हो जाएगा x - 1। तो ये हो जाएगा आपका x - 1 और x² प्लस 1। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए आपने fx को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, जहां पर x - 1 भी आपका qx में बिलोंग करता है और x² प्लस 1 भी आपका qx में बिलोंग करता है। और ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हो कि ये दोनों के दोनों यूनिट एलिमेंट नहीं है। और अगर ये दोनों कोई नॉन यूनिट एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx आपका रिड्यूसिबल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका Q में रिड्यूसिबल। अब इसी को आपको चेक करना है क्या ये R, C और Z इन सब में रिड्यूसिबल हो गए या फिर इरेड्यूसिबल। ये आपका होमवर्क है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने भी आपको बोला था कि आगे हम क्वेश्चन जो डेफिनेशन है इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर आपके पास fx इज इक्वल टू, आप क्या करते हो इरेड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए gx इंटू hx के फॉर्म में लिखते हैं।
फिर आपको क्या चेक करना रहता है कि gx और hx में से कोई एक एलिमेंट आपका अगर यूनिट हो जाता है तब आप बोल देते हो कि वो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। लेकिन ध्यान देंगे अगर आपका gx यूनिट आ जाता है, ठीक है, gx या फिर hx, मान लीजिए आपका hx यूनिट आ गया, कोई भी एक एलिमेंट gx और hx में से कोई एक एलिमेंट आपका यूनिट आ जाता है, ठीक है, इसको मैं g के लिए बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर इसको आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपका gx यूनिट आ गया, देन बिहेवियर ऑफ fx डिपेंड्स ऑन hx। तो ध्यान रखेंगे, आप डायरेक्टली ये नहीं बोल देना कि अभी तो ये इरिड्यूसिबल हो जाएगा, क्योंकि इरिड्यूसिबिलिटी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। एक बार में आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या hx कहीं वही तो रिड्यूसिबल नहीं हो जा रहा है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x² - 8 बिलोंग्स टू qx ओवर q। ओवर q लिखा है, इसका मतलब क्या है, आपको ओवर q इसकी इरिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है, इरिड्यूसिबल है यानी आपको q में चेक करना है। तो अगर मैं इसको पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनाऊं तो यहाँ पर fx क्या दिया हुआ है आपका 2x² - 8, अगर मैं 2 को कॉमन निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा x² - 4। अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि 2 बिलोंग करता है आपका qx में और x² - 4 भी बिलोंग करता है qx में। तो मैंने fx को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, जहां पर 2 मेरा क्या है, एक यूनिट एलिमेंट है, और अगर 2 मेरा यूनिट एलिमेंट है तो मेरा fx क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा, है ना। तो अगर एक बार में देखा जाए तो ये स्टेटमेंट यहाँ से इरिड्यूसिबल हो जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपका इरिड्यूसिबल हो गया। लेकिन इसी को अगर आप सेकेंड वाले डेफिनेशन से बनाओगे तो देखिए ये आपका यूनिट हो गया, अब आप इसे छोड़ दीजिए। अब आप x² को देखिए, x² - 4 को, अब अगर x² - 4 है तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x - 2 x + 2, है ना। अब देखिए x² - 4 को आपने लिखा है इस फॉर्म में जहां पर x - 2 बिलोंग करेगा qx में और x + 2 भी बिलोंग करेगा qx में। लेकिन दोनों के दोनों एलिमेंट नॉन यूनिट है ना, ये दोनों क्या है आपके नॉन यूनिट। क्यों? क्योंकि ये नॉन कांस्टेंट है और फील्ड के ऊपर में आप जानते हो कि नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी भी यूनिट नहीं होते, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन यूनिट। और अगर ये नॉन यूनिट हुआ इसका मतलब क्या है, x² - 4 इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, है ना। आपका जो ये x² - 4 था वो एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया। अब क्योंकि ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया और fx क्या है, रिड्यूसिबल इनटू इरिड्यूसिबल, है ना, तो इसे आप क्या बोलोगे, ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ये नहीं कि डायरेक्टली आप यहाँ से बोल देंगे कि ये इरिड्यूसिबल है। इसलिए मैंने बोला था कि आगे चल के हम डेफिनेशन को थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अगर वो रिड्यूसिबल आता है तब आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, रिड्यूसिबल आया मतलब हो गया, काम खत्म। लेकिन अगर वो इरिड्यूसिबल आता है तो आपको थोड़ा सा रुक के सोचना है ना। जैसे कि ये इरिड्यूसिबल आया तो आपको भी सोचना है कि क्या ये जो एलिमेंट है x² - 4 वो रिड्यूसिबल तो नहीं है, उसे मैं तोड़ तो नहीं सकता हूँ, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा केयरफुल हो क्या सॉल्व करेंगे। चलिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ fx इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर q देन इट इज इरिड्यूसिबल ओवर r। ये आपको पूछ रहा है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है q के ऊपर में तो क्या वो इरिड्यूसिबल होगा r में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी आपको इरिड्यूसिबिलिटी पूछती है तो वो आपको q r c इनमें पूछेगा, कभी भी वो q x में नहीं पूछेगा ना। ये क्वेश्चन को समझना आप, ये इरिड्यूसिबल q में है पूछेगा, r में पूछेगा, वो qx में rx में नहीं पूछेगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं आगे। मान लीजिए मैं यहां पर fx ले लेता हूं x² - 4। तो x² - 4 लिया मैंने, इसे मैं तोड़ के लिख सकता हूँ x - 2 x + 2। और दोनों ही पॉलिनोमियल मेरे किस में बिलोंग करते हैं, qx में बिलोंग करते हैं, है ना। qx में भी बिलोंग करते हैं और rx में भी बिलोंग करते हैं। और दोनों जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नॉन कांस्टेंट है, मतलब ये नॉन यूनिट होंगे, और नॉन यूनिट होंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी इरिड्यूसिबिलिटी के लिए बताना है ना, सॉरी मैं इसे रिड्यूसिबिलिटी के लिए बता दे रहा था। इरिड्यूसिबिलिटी के लिए बताना है तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर x² - 2 ले लेते हैं, ओके। अब देखिए x² - 2 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, है ना। इस प्रकार से तोड़ के लिख सकता हूँ। इसके अलावा और कोई तरीका है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं क्यू के ऊपर में तोड़ के लिख सकूँ? 1 बिलोंग्स टू क्यू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2 बिलोंग्स टू क्यू एक्स। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को और कोई वे है क्या, ऐसा रास्ता है क्या कि मैं इसे तोड़ के लिख सकता हूँ कि जो एलिमेंट आ रहे हैं वो मेरे क्यू एक्स में है? तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 को और भी तोड़ के लिख सको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मतलब यूनिट। अब यूनिट हो गया, इसका मतलब क्या है? एफ एक्स क्या हो जाएगा? इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ओके, तो आपने ये दिखा दिया कि आपका एफ एक्स क्या है? इरिड्यूसिबल है क्यू में। लेकिन अगर आप इसी एफ एक्स को आर में बात करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो मैं इसे एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2 के फॉर्म में तोड़ के लिख सकता हूँ, है ना। अब देखिए आप बोलोगे कि इस फॉर्म में तो यहाँ पर भी तोड़ के लिख सकते थे, लेकिन x माइनस रूट 2 आपका बिलोंग नहीं करता क्यू में, है ना। वहाँ पर स्टेटमेंट लिखा गया है कि जिन दो एलिमेंट्स के फॉर्म में आप, जिन दो पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में आप तोड़ के लिख रहे हो, वो दोनों एलिमेंट आपके रिंग में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर ये एलिमेंट तो क्यू में बिलोंग नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे तोड़ के वैसा नहीं लिखा था, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज़ को। अब ये बिलोंग करेगा आर में और x प्लस रूट 2 भी बिलोंग करेगा आर में। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये क्या है? नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और आप जानते हो कि नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कभी भी यूनिट नहीं होते। नॉन यूनिट एलिमेंट्स है आर में, आर एक्स में। अब अगर ये दोनों नॉन यूनिट एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इसका जो आंसर होगा वो नीड नॉट होगा, है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देख लिया कि अगर कोई पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है क्यू में, तो जरूरी नहीं कि वो इरिड्यूसिबल हो आर में। अब आपका होमवर्क ये है, ये आपका होमवर्क है कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल एफ एक्स बताना है जो कि इरिड्यूसिबल क्यू में है और आर में भी है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बना पाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तभी आप इसको आगे बना पाओगे। ओके, चलिए यहाँ पर आपके पास एक होमवर्क दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड क्यू एंड आर। आपको चेक करना है कि क्या ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो आपका z सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ रियल नंबर पे इरिड्यूसिबल होगा कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड एफ एक्स विच इज इरिड्यूसिबल ओवर आर बट नॉट ओवर सी। आपको एक ऐसा एफ एक्स फाइंड करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जो कि आर में इरिड्यूसिबल हो, लेकिन क्यू में जाके, लेकिन सी में जाके वो रिड्यूसिबल हो जा रहा है। अभी जस्ट आपने देखा क्यू और आर में, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था ना, हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें आपने एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड किया था जो इरिड्यूसिबल है क्यू में लेकिन रिड्यूसिबल हो गया था आर में। अब ये उसके आगे चले गया, आपको इरिड्यूसिबिलिटी दिखानी है आर में लेकिन वो रिड्यूसिबल हो जाना चाहिए सी में। तो देखिए मैं कैसा पॉलिनोमियल ले सकता हूँ, सोचिए आप। आपको इस वीडियो को रोक के पहले अपना दिमाग लगाइए कि कैसा पॉलिनोमियल हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। तो यहाँ पर अगर मैं एफ एक्स को लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ एक्स, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस आयोटा और एक्स माइनस आयोटा, है ना, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो देखिए ये दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं? x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा बिलोंग करेंगे आपके सी एक्स में, है ना। अब दोनों एलिमेंट सी एक्स में बिलोंग कर रहा है और आप जानते हो कि ये दोनों के दोनों नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों नॉन यूनिट है, और अगर ये दोनों कोई नॉन यूनिट एलिमेंट है तो आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा? रिड्यूसिबल। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? रिड्यूसिबल हो गया हमारे सी में। लेकिन अगर इसी को मैं आर में देखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं इस फॉर्म में तो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट मेरे आर एक्स में बिलोंग नहीं करते। तो इसे तोड़ने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ एक ही तरीका है इसे तोड़ने का, जहां पर 1 आपका क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब ये हो जाएगा यूनिट। और जैसे ही ये 1 आपका यूनिट हुआ, आपका जो गिवन एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज
इरिड्यूसिबल ओवर आर। क्लियर है? तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सही से बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि R में इरिड्यूसिबल है तो C में होगा, Q में है तो R में होगा, Z में है तो Q में होगा। इसका कोई अभी तक हमारे पास प्रूफ नहीं है। आगे चल के देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं जिनमें वो एक दूसरे को इम्प्लाई कर जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ fx इज इरिड्यूसिबल ओवर z देन इट इज इरिड्यूसिबल ओवर zp। ये स्टेटमेंट क्या ट्रू होगा हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने fx को लेना है। कुछ सोचिए आप अपने मन से, अगर आप इसे अपने से ट्राई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप इसे अपने से ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर मैं fx को ले लेता हूँ x² + 1, तो यहाँ पर देखिए इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, 1 × x² + 1। और ये दोनों ही एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं? हमारे zx में बिलोंग करते हैं। 1 बिलोंग्स टू zx एंड x² + 1 बिलोंग्स टू zx। दोनों एलिमेंट zx में बिलोंग करते हैं और 1 क्या है? आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अगर 1 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल से नहीं, 1 आपका क्या होता है? z में आपका 1 हमेशा यूनिट होता है ना? 1 और -1 ही z में यूनिट होते हैं। तो 1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूनिट। और जैसे ही 1 आपका यूनिट होगा, fx क्या हो जाएगा आपका? इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये तो हो गया x² + 1 इरिड्यूसिबल z में। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम zp में बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं zp को, p मतलब मेरा प्राइम नंबर है, अगर मैं 2 में बनाने की कोशिश करता हूँ z2 में, तो देखिए अगर fx मैंने x² + 1 लिया था तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x² + 1 + 2x। क्यों? क्योंकि 2 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है मॉड 2 में। तो मैं यहाँ पर 2x ऐड कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं 4x भी ऐड कर सकता हूँ, 6x भी ऐड कर सकता हूँ, है ना? मतलब 2 का मल्टीपल कोई सा भी यहाँ पर एलिमेंट मैं ऐड कर सकता हूँ। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे अगर आप आगे पीछे करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x + 1। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हो? 1 + x और 1 + x। अब देखिए 1 + x आपका बिलोंग करेगा z2x में और 1 + x बिलोंग करेगा आपका z2x में। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों आपके कैसे हैं? नॉन यूनिट एलिमेंट है। मैंने बताया था कि नॉन कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है वो कभी भी यूनिट नहीं होता। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? नॉन यूनिट। अब अगर ये नॉन यूनिट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा इज रिड्यूसिबल एलिमेंट, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर z2। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीड नॉट। तो अगर कोई पॉलिनोमियल z में इरिड्यूसिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो zp में भी इरिड्यूसिबल हो। ओके, हमने यहाँ पर देख लिया एक एग्जांपल। तो इस तरीके से आपको समझना है कि किसी एक रिंग में रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है तो उसे दूसरी रिंग में आप इम्प्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं AP सिंह बुक में और R कुमार की बुक में, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इरिड्यूसिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे नए डेफिनेशंस देखेंगे। जैसे कि आपका एक होता है आइंस्टाइन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसके अलावा P सीरीज टेस्ट होता है, मॉड P टेस्ट होता है, मॉड P इरिड्यूसिबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे और आगे रिजल्ट हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।